नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। 7 बजने ही वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी वोटिंग के नतीजे देख लेते हैं। पहली कहानी जो आपकी वोटिंग के लिए थी वो उपचुनाव को लेकर है। बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार को अब क्यों वोट मांगने पड़े हैं? क्या नीतीश कुमार की अपील पर ही विपक्ष को चोट लगने वाली है? इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं और आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। जेन ज़ी को अपने पाले में खींचने के लिए कांग्रेस ने अब कौन सी नई सियासी बिसात बिछाई है? रेवंत रेड्डी ने कौन सा दांव चला है? इस खबर को 23% लोग देखना चाहते हैं। अपने ही बयानों के चक्रव्यूह में फिर कैसे घिरी बीजेपी सांसद कंगना रनौत? इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में आपको दिखाएंगे ये क्या नया पंगा कंगना रनौत ने ले लिया है। और जिस खबर पर आज सबसे ज्यादा दर्शक अपने वोट करते हैं वो है परीक्षा बिल पर कब होगा, कब तक हंगामा होगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 31% लोगों की राय में ये पहली खबर बनकर आई है। संसद में आज छात्रों की भारी मांग पर नया बिल तो पेश हो गया है, चर्चा चल रही है और मोटे तौर पर इसकी सहमति से पास होने की उम्मीद भी है। यही हमारी आज की लीड स्टोरी भी है। I can go on till you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हंगामा। आज भी संसद में हंगामा ही हंगामा रहा। बड़ी मुश्किल से कामकाज शुरू हो पाया। पहले हंगामा इस बात पर बरपा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाले मामले में क्या गृह मंत्री अमित शाह सफाई देंगे, बयान देंगे। वो मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ और परीक्षा बिल पर चर्चा हुई तो एक दूसरा हंगामा सर पर नाचने लगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उन पर एक रिमार्क कर दिया, उनकी एक टिप्पणी का जिक्र कर दिया, जिसे लेकर स्पीकर ने आपत्तिजनक मानकर उसको सदन से कार्रवाई से हटाने की मांग की गई। फिर भी हंगामा मचा रहा। उसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक का नाम घसीटा गया। क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? सबसे पहले आपको यही सुनना चाहिए कि प्रियंका गांधी का वो बयान जिससे बीजेपी के नेताओं को गुस्सा आ गया। पर कैसे यकीन करें? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सच्चाई बोल सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे तो कैसे, क्या है इनके पास? वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। बीजेपी के सांसदों ने जब प्रियंका गांधी के बयान पर एतराज जताते हुए इसे सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो इस खबर को ऑथेंटिकेट कर देंगी। न्यूज़ रिपोर्ट में छपा हुआ है। उन्होंने एक अखबार का हवाला भी दिया। 2022 की घटना है जब प्रहलाद जोशी जो उस वक्त मंत्री किसी और मंत्रालय में थे, तब उन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो के जो रेप के एक्यूज्ड हैं, जिनको सज़ा मिली थी, उनको जब रिहा किया गया 15 अगस्त के मौके पर उस साल, तब के बयान को कोट किया था प्रियंका गांधी ने। इस बात पे इस पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी।
इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने भी प्रियंका गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। दोनों ने कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणित करना चाहिए था। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर भी इस तरह की टिप्पणियां की गई थी जिनको अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने जो बयान दिए थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में उस पर कायम है। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। पहले तो पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। अब जब चर्चा शुरू हुई तो यह मुद्दा ज्यादा बड़ा हावी हो गया कि प्रहलाद जोशी ने क्या टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए सदन की कार्रवाई में। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज बादलों ने सुबह से डेरा जमाया था। झमाझम बारिश के साथ तापमान बहुत तेजी से आज राजधानी का गिरा है। लेकिन जिस वक्त दिल्ली का तापमान गिर रहा था उस वक्त देश की संसद का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा था। वजह थी संसद में पेश हुआ नया परीक्षा पेपर लीक बिल। हालांकि यह बिल सोमवार को पेश हो गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर कल चर्चा नहीं हो पाई थी। सरकार लगातार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल है कि जिस मुद्दे पर सोमवार को संसद ठप हो गई थी, आज उस पर अचानक सहमति कैसे बन गई। आज हम चक्रव्यूह में इसी सियासी सहमति का श्वेत पत्र दिखाने जा रहे हैं। नाना करते हुए आखिर विपक्ष चर्चा के लिए अब अंत में तैयार कैसे हो गया, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि जब दोपहर 2 बजे संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सदन के अंदर क्या हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चर्चा शुरू होने से पहले हम सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद नहीं होने को लेकर सवाल उठाया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यहाँ पर मंत्री मौजूद है। सरकार ने बिल पर चर्चा के दौरान पहले अपनी पीठ थपथपाई, फिर कांग्रेस की सरकारों को कोसा। वहीं कांग्रेस ने कहा सरकार सुधार नहीं लाना चाहती, ये बिल जो लाया गया वो सिर्फ दिखावे का बिल है। जब रिजिजू ने दिलाई इमरजेंसी की याद तो अखिलेश ने भी कहा कि तब भी परिवर्तन हो गया था और आज भी परिवर्तन हो जाएगा, जिस तरह का मंजर 20 जुलाई को राजधानी की सड़कों पर दिखा। चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा, आप बता दीजिए। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। याद करिए, पेपर लीक संशोधन बिल मोदी सरकार 2024 में लेकर आई थी। अब इसको सरकार और सख्त बनाना चाहती है। पहले इसमें 3 से 5 साल की सजा होती थी, लेकिन अब अधिकतम सजा 10 साल तक की है और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पहले जांच की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब 2 महीने के अंदर पूरी जांच करनी होगी। पहले सुनवाई पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के लिए सिर्फ 3 महीने के अंदर ट्रायल को पूरा करना होगा। यानी समय निर्धारित कर दिया गया है और कानून को ज्यादा कड़ी सजा की वजह से सख्त बना दिया गया है। नया कानून कितना असरदार है और कितने प्रभावी ढंग से काम करेगा, क्या यह देश में बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा धांधली के संगठित तंत्र को रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
विपक्ष को अच्छी तरह पता था कि अगर वे एंटी पेपर लीक संशोधन बिल का बहिष्कार करते हैं, चर्चा में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो सरकार तुरंत उनके माथे पर युवा विरोधी होने का ठप्पा लगा देगी। पूरे देश में यह संदेश जाता कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े बिल पर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, कोई रचनात्मक चर्चा नहीं करना चाहता है। स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में हुई बातचीत में विपक्ष ने सिर्फ अपनी रजामंदी मुफ्त में नहीं दी, विपक्ष ने चर्चा के बदले छात्रों पर हुई पुलिस या कार्रवाई पर सरकार को घेरने का उसको पूरा मौका मिलेगा और बिल पर पर्याप्त वक्त मिलेगा। इन शर्तों के साथ इस बिल पर वो चर्चा के लिए तैयार हुए। बिल पास होने देंगे, विपक्ष इस बात को लेकर मान गया, सहमतिपूर्ण था, लेकिन सरकार को तीखे सवालों के जरिए वो कटघरे में खड़ा करेंगे, जो कि आज की बहस में देखा भी गया। सत्ता पक्ष जहां इस बिल को पास कराकर युवाओं का मसीहा बनना चाहती है, वहीं विपक्ष ने चर्चा के जरिए सरकार की घेराबंदी करके युवाओं की आवाज उठाने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। सत्ता पक्ष का सीधा और साफ गणित है कड़ा कानून और सख्त संदेश, वहीं विपक्ष बिल से आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से अब जवाब तलब कर रही है। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? इस बीच दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर अब कंफर्म हो गई है, सामने आई है। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इसका भी अब पता चल गया है। संसद मार्ग थाने की 20 जुलाई की घटना की GD एंट्री, जिसको लॉग बुक कहते हैं, यानी जनरल डायरी एंट्री जो होती है, वो मिल गई है और इस डायरी में एंट्री की गई है। इसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के DCP रैंक के अधिकारी ने 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड, 2 ARG यानी एंटी रायट गन्स और 2 PP यानी प्लास्टिक पैलेट से फायर करने के निर्देश दिए थे। ये सरकारी लॉगबुक है, हर थाने में होती है कि दिन भर उसने आज क्या किया, उस थाने के भीतर क्या क्या चीज़ें हुई, ये तमाम लिखित में चीज़ें जमा हो जाती हैं और जो आगे जाकर तमाम कोर्ट की कार्रवाइयों में सरकारी डायरी जब GD एंट्री पेश होती है तो ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है। तो सरकारी लॉगबुक में ये डायरी एंट्री है कि रात 1:24 पर ये एंट्री की गई थी, यानी 21 जुलाई उस दिन लग गई थी और 20 जुलाई की घटना पे ये तमाम आंकड़े दिखाए कि उस दिन पैलेट गन से फायरिंग हुई थी, इसका भी जिक्र उसके अंदर है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में प्रदर्शनकारी छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग और घातक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया था, लेकिन संसद मार्ग थाने की GD एंट्री सार्वजनिक होते ही अब पुलिस अपने सरकारी कागजों के जाल में उलझ गई है। इन ऑन रिकॉर्ड दर्ज आंकड़े ने पुलिस की संयम बरतने वाली दलीलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसीलिए मामला अब सिर्फ एक थाने या DCP के आदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस कागजी सबूत को ढाल बनाकर विपक्ष पूरी ताकत से सरकार पर टूट पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, केवल प्रदर्शन करने के आधार पर पुलिस एक्शन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। CJI ने कहा पुलिस या कार्रवाई तथा पैलेट गन के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक 19 साल के छात्र की आंख में पैलेट लगने से उसकी रोशनी चली गई है। राहुल गांधी इस छात्र से मिलने भी पहुंचे थे, आपको याद होगा तस्वीरें हमने दिखाई थी। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच ने कहा
लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले बैटन्स, महिलाओं से अभद्रता, मीडिया कर्मियों से मारपीट और AK-47 के इस्तेमाल जैसे आरोपी की जांच होनी ही चाहिए। अगर किसी भी पक्ष की ओर से अतिरिक्त बल प्रयोग या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में बहुत ही सख्त अपने रुख में नजर आ रहा था। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अगली कहानी युवा है, यानी जेन ज़ी। आज के पॉलिटिक्स में का सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया है जेन ज़ी का। हर पार्टी की टाइमलाइन पर, हर नेता की स्पीच में जेन ज़ी अब एक न्यू नॉर्मल बनकर उभरा है। जेन ज़ी यानी वे युवा जिनकी पैदाइश 1997 से 2012 के बीच में बताई जाती है। अब उनकी उम्र 14 साल से 29 साल के बीच होगी। अगर आप युवा हैं और 21 साल के हो चुके हैं, जेन ज़ी है, जाहिर तौर पर आपका कॉलेज खत्म हो गया है, आपका रिज्यूमे अभी अपडेट हो रहा है, लिंक्डइन पर आप ओपन टू वर्क कॉलम के साथ अपना अकाउंट चला रहे हैं। क्या इसी उम्र में आप MP MLA भी बन सकते हैं? भारत की राजनीति में इसे लेकर एक नया अपडेट रिक्वेस्ट आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम एज को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया जाए। वोटिंग का अधिकार 18 साल में, सिर्फ चुनाव 25 साल में क्यों? यानी अगर हम वोट 18 साल में कर सकते हैं तो चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल क्यों है? मतलब जिस उम्र में आज कोई अपना स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, UPSC की तैयारी कोई कर रहा है, या इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स कोई जिस उम्र में बना ले रहा है, क्या उसी उम्र में वो सांसद बनकर संसद में बजट जैसे तमाम अहम बिलों पर बोलने लायक नहीं हो सकता? ये समझ उसके अंदर नहीं हो सकती है क्या? अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में तेलंगाना विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें इस मांग वाले प्रस्ताव को पास किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा कि इसको देश भर में लागू किया जाए, यानी चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल हो। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पहले जब 21 इयर्स वोटिंग राइट था, तब 25 इयर्स असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का एज था, मगर आज वोटिंग राइट इज 18 इयर्स। सो आई वांटेड टू रिड्यूस दैट एज फ्रॉम 25 टू 21। मैं पहले तो मेरा स्टेट असेंबली से मैं रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं, उसके बाद हमारे पार्टी नेता लोग उनसे खड़गे जी और राहुल जी से मिलकर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। उसके आगे इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टीज है उन लोगों से मैं मिलना चाहता हूं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की डिमांड सिर्फ एज की नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के रीसेट करने की बात वो कर रहे हैं। उनका दावा है कि जेन ज़ी सिर्फ वोट ही नहीं, अब देश भी चला सकती है। तो क्या रेवंत रेड्डी की इस मांग के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का हालिया जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट है, जिसमें देश ने एक नई तस्वीर देखी? एक 29 साल के युवा अभिजीत दीपके की मांग पर जेन ज़ी और जेन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। सड़कों पर हजारों जेन ज़ी, देश भर में हजारों लाखों छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। 10-12 छात्र साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था के लिए अनशन पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर थे। इसके बाद हाथों में प्लेकार्ड लिए न जाने कितने युवा विरोध करने सड़क पर दिखाई दिए। सबके मोबाइल कैमरे इस दौरान ऑन थे, लगातार रील्स बन रही थी, हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जा रहा था। रेवंत रेड्डी की इस डिमांड की टाइमिंग पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जेन ज़ी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर वर्टिकल फॉर्मेट में रील बनाते हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान जेन ज़ी को अट्रैक्ट करने के लिए। राहुल गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को PM बनाने के लिए जेन ज़ी की जो उम्र है चुनाव लड़ने की वो 21 साल करने की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो कैसे नेता हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाऊं, उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग जब हुई थी बहुत ही जेन ज़ी स्टाइल वाली थी, बिल्कुल युवा। तेलंगाना चुनाव में रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया,
रील्स, कैंपस पॉलिटिक्स, डिजिटल कैंपेन और जेन जी की भाषा का इस्तेमाल किया था, जमकर किया था। इतने ही नहीं, रेवंत रेड्डी की जेन जी कैंपेनिंग वाली स्टाइल की कॉपी आगे चलकर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने सुपरस्टार विजय थलपति ने भी उनको कॉपी किया और उनको भी कामयाबी मिली। यानी रेवंत रेड्डी भी जेन जी की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सेम चीज़ होती है तमिलनाडु में, जहां पर विजय को कामयाबी मिलती है। अब उसी राजनीति का अगला वर्जन सामने आ रहा है, अपडेटेड वर्जन। वोट से आगे बढ़ते हुए अब रेवंत रेड्डी ने युवाओं को चुनाव में टिकट मिले, इसकी मांग उछाल दी है। रेवंत रेड्डी का दावा है कि लोकसभा में जेन जी का प्रतिनिधित्व 1% से भी कम रहता है। रेवंत रेड्डी के तर्क को जान लीजिए। उनका तर्क है, जब 21 साल का युवा आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, मेयर बन सकता है, तो एमपी एमएलए क्यों नहीं बन सकता है। और यहीं से पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू होती है। कांग्रेस जानती है युवाओं की नाराजगी इस वक्त है, रोजगार को लेकर देश में गुस्सा है, पेपर लीक, नीट पेपर लीक का मामला पूरे उफान पर है, भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग रहे हैं। यानी युवा हर जगह से परेशान है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, 2029 का मूड भी ये तमाम मुद्दे देश का चुनाव तय कर सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के सांसदों ने रेवंत रेड्डी के इस बयान के खिलाफ, जो कि युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहा है, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। अपने देश में अब युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गया है, वो पॉलिटिक्स का इस वक्त पावर सेंटर बना हुआ है, पावर बैंक भी आप कह सकते हैं। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। जेन जी के शब्दों में कहें तो वो आज के चुनावी गणित का सबसे बड़ा वेरिएबल बन चुके हैं। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिवीजन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 35 साल से कम उम्र की आबादी करीब 55 से 58% है। यानी करीब 80 से 85 करोड़ की आबादी 35 साल से कम उम्र की है अपने देश में। 15 से 24 साल के लोगों की आबादी 16 से 17% है। 25 से 34 साल की आबादी 17 से 18% की आबादी है। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में 18 से 25 साल उम्र के 39% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 21% युवा कांग्रेस के साथ गए थे। अगर बात 26 से 35 साल के एज ग्रुप की करें तो इसी सर्वे के मुताबिक 37% ने बीजेपी को वोट किया था, कांग्रेस के पास 21% लोग गए थे। इसी गैप को अब कांग्रेस भरना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर्स 1,85,00,000 थे। एक अनुमान के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद 6 से 7 करोड़ हो सकती है। ऐसे में 6-7 करोड़ नए वोटर्स पर हर सियासी दल की नजर है, रेवंत रेड्डी की भी है, राहुल गांधी की भी है। देश का वोटिंग ट्रेंड गवाह है, जिसके साथ युवा रहेंगे उसकी पॉलिटिक्स फ्यूचर प्रूफ होगी। यही वजह है कि आज हर पार्टी जेन जी का एल्गोरिदम समझने में जुटी हुई है। अगर कांग्रेस जेन जी को रिप्रेजेंटेशन का सपना दिखा रही है तो बीजेपी सरकार पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, मुद्रा योजना, परीक्षा पे चर्चा, ऐसी तमाम योजनाएं, तमाम बातें हैं जो बीजेपी युवाओं के लिए कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जगह देश के नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी को ये समझने की जरूरत है कि देश का जेन जी बेरोजगार बनकर घर बैठना नहीं चाहता है और न ही जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहता है। वो क्लासरूम से सीधे करियर तक का रास्ता चाहता है। उसकी लड़ाई डिग्री लेने की नहीं है, डिग्री से करियर बनाने की है। उसे ऐसी पढ़ाई चाहिए जो सीढ़ी बने, सीधे उसको रोजगार तक लेकर जाए। पेपर लीक नहीं, जो उसे सीधे जीरो पर पहुंचा दे। जहां तक चुनाव लड़ने की उम्र को 25 साल से कम करने की मांग है तो इसमें सबसे बड़ा एक लीगल ट्विस्ट भी है। संविधान के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र अभी 25 साल है। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 84B और 173B में दर्ज है। मतलब तेलंगाना विधानसभा चाहे जो रिजोल्यूशन पास कर दे, लेकिन एज लिमिट हैदराबाद में नहीं, दिल्ली में तय की जाएगी, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और ये काम संसद में ही हो सकता है। याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा एक और बड़ा फैसला किया था युवाओं को लुभाने के लिए। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। तब भी सवाल उठाए गए थे कि क्या 18 साल का युवा मैच्योर हुए
क्या वो वोट कर सकता है अपनी समझ से? क्या ये अधिकार उसके हाथ में जाना चाहिए? लेकिन फैसला हुआ और आज 18 साल का वोट लोकतंत्र का सामान्य नियम बन चुका है। अब सवाल बदल गया है। अगर वोट देने की समझ 18 में आ सकती है तो चुनाव लड़ने की समझ 21 साल में क्यों नहीं आ सकती? सुनिए इस पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय। 21 साल में आदमी पूरी तरह से जवान हो जाता है और वो हर तरह से सोचने समझने की शक्ति भी रखता है और इसलिए अपने मन की सरकार चुन भी सकता है और उसमें भागीदारी भी कर सकता है। आजकल हम देखते हैं पश्चिमी देशों में भी 25 से 30 साल की उम्र में न सिर्फ लोग मंत्री बनते हैं बल्कि कई जगह तो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। ये मांग काफी व्यवहारिक भी हो जाती है। आपको याद होगा कि भारत में पहले मतदान की जो उम्र थी वो 21 साल की हुआ करती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मतदान की उम्र घटा के 21 साल से 18 साल कर दी। तो मुझे लगता है रेवंत रेड्डी जी जो हैं वो चूंकि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और खुद छात्र राजनीति से आए हैं, उनको लगा ये अच्छा मौका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सोच थोड़ी अलग है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में 2023 में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। उस समिति ने भी चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटाने का सुझाव दिया था, लेकिन तब चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी को वजह बताया था। चुनाव आयोग का मानना था कि वोट देना और देश चलाने का दावा करना दो अलग अलग बातें हैं। 2023 में संसदीय समिति ने दुनिया के पॉलिटिकल डैशबोर्ड को संसद के सामने रखा था। ब्रिटेन में स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूनतम उम्र 18 साल है। कनाडा में भी 18 साल की उम्र में चुनाव लड़ा जा सकता है। चीन में भी चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल ही तय है। वहीं सिंगापुर में संसद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। ब्राजील के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। यानी ज्यादातर देशों में मैंने दिखाया आपको 21 से 18 साल की उम्र में लोग बाग चुनाव लड़ सकते हैं, पर हमारे देश में ये उम्र 25 साल है। यानी दुनिया में कोई एक मॉडल नहीं है, कहीं 18 साल में पॉलिटिक्स का लॉगिन मिल जाता है तो कहीं 21 साल में। लेकिन अपने देश में अभी युवाओं को 25 साल का इंतजार करना पड़ता है और अब जेन जी को एड्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए रेवंत रेड्डी ने एक नया शगुफा तो छेड़ दिया है। बात करते हैं अगली कहानी की। ये कहानी अब चक्रव्यूह में बात कर रहा हूं मैं बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों की। बांकीपुर से शुरू करते हैं। बांकीपुर में बीजेपी हो, आरजेडी हो या जनसुराज पार्टी, तीनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जब एंट्री हो गई है नीतीश कुमार की, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो तीनों दलों ने पिछले कुछ दिनों में अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आते आते बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार के एक वीडियो से सियासी हरकतें अचानक से तेज हो गई। नीतीश कुमार ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार के लिए वोट मांगा। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, इसीलिए अगर वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये उनका राजनीतिक अधिकार भी है कि वोटरों से अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे। लेकिन इस वीडियो पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा कर दिया जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने। सुनिए उनको। वो एआई से डॉक्टर्ड वीडियो है, वो नीतीश जी का ओरिजिनल वीडियो नहीं है, नीतीश जी का वो बयान नहीं है। ये दिखाता है कि भाजपा कितना ज़्यादा डरी हुई है। इतना डरे हुए हैं कि बीमार नीतीश कुमार का एक गलत वीडियो बनाकर भाजपा वाले आधिकारिक तौर पर कल जारी किए हैं और आपके माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने ये बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। नीतीश जी ने जो वीडियो में सो कॉल्ड कहा है उसको नीतीश जी से जरा आप कहलवा दीजिए। नीतीश जी का वो बयान नहीं है। जब नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ते थे तब भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के एक बयान पर प्रशांत किशोर और बीजेपी दोनों के लिए क्या क्या दांव पर लगा है जो इतनी ज्यादा बेचैनी है।
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से नीतीश कुमार की सामाजिक उपस्थिति बहुत कम दर्ज की गई है। उनकी एक आध झलक कभी कभार दिख जाती है, कभी वो बयान नहीं देते हैं, कैमरों से दूर रहते हैं, इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार की जीत की कामना वाला उनका वीडियो अहम माना जा रहा है। नीतीश के बारे में माना जाता है कि आज भी ओबीसी और उसमें भी खासकर ईबीसी वोट पर उनका असर बहुत है। वही महिलाएं भी उनकी कोर वोटर रही हैं और दलितों में भी खासकर महादलितों में उनकी गहरी पैठ है। बांकीपुर सीट पर ओबीसी और ईबीसी करीब 25% हैं। इनमें 12% के करीब तो यादव ही है, जो आरजेडी का बेस वोट है। वहीं दलित वोट करीब 8% हैं, जबकि सवर्ण वोट 40% हैं। फिर नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि के कारण आम अगड़ी जाति के वोटर भी नीतीश कुमार की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए बीजेपी जहां नीतीश के बयान को अपने लिए फायदेमंद मान रही है, तो वहीं पीके के लिए ये गंभीर चुनौती बन सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच में आरजेडी के तेजस्वी यादव को लगता है कि जीत उनकी होगी और नितिन नवीन बीजेपी की जीत को लेकर अपना मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पर आई, मैं समस्त बांकीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है 30 तारीख को एक प्रचंड बहुमत की जीत कमल के निशान पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को मिलने जा रही है। क्या लग रहा है, टक्कर में है आप लोग? एकदम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से। वैसे एक निर्णायक चुनाव मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी हो रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता लगातार दतिया में जनसभाएं कर रहे हैं। यानी एक उपचुनाव साख का प्रश्न बन गया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह पार्टी ने टिकट काटा, बताया जा रहा है कि वो भी स्थानीय स्तर पर कमान संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उनके समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह उतरे हुए हैं और फूल सिंह बरैया समेत तमाम कांग्रेसी नेता ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। अब बात बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की, जिन्होंने जेन ज़ी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिस पर न सिर्फ विवाद छिड़ गया है, बल्कि कंगना रनौत ने अपनी राय के बहाने करोड़ों युवाओं पर बड़ा और विवादित फैसला सुनाते हुए देश के उस वर्ग से सीधे पंगा ले लिया है जिसकी ताकत के आगे सरकार को अभी अभी झुकना पड़ा था। सवाल है कि क्या पूरी जेन ज़ी को गटर जनरेशन कहना जायज है? क्या आजादी और आत्मनिर्भरता का पैमाना तय करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को है? क्या कंगना रनौत ने अपनी बेबाकी की सीमाएं लांघ दी हैं? पंगा भी उनकी फिल्म थी तो क्वीन भी कंगना की ही फिल्म थी, लेकिन इस कहानी में वो कंट्रोवर्सी क्वीन है। वो बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से उनको कई लोग बुलाते भी हैं। वो अपनी खुलकर बोलने की आदत, नेपोटिज्म पर हमले, राजनीतिक बयानों और पर्सनल विवादों के कारण लगातार सुर्खियों में रही हैं। यही फॉर्मूला उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को भी चमकाने में जैसे लागू कर लिया है, लेकिन इस बार उन्होंने जेन ज़ी से सीधे पंगा लिया है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में कंगना रनौत ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। कंगना ने प्रदर्शन के दौरान बनाई जा रही रील्स और इसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए भी जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत ने जेन ज़ी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आई हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में कंगना ने हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हुए, जी हाँ, हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हुए उन्हें बदसूरत और भ्रष्ट बताया। इतना ही नहीं, कंगना ने आरोप लगाया कि ये महिलाएं नशा करती हैं, शराब पीती हैं और इनके कई लोगों से संबंध होते हैं। कंगना ने लिखा, सबसे चौंकाने वाला व्यवहार उन हिंदू महिलाओं का है जो सफल करियर वाली महिलाओं की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करती हैं। कंगना ने आगे लिखा कि ये तथाकथित पश्चिम सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, मैं जिन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है और इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती है। फिर भी ये नशा करने, शराब पीने या कई यौन संबंध रखने की आज़ादी का दिखावा करती हैं। शर्म की बात है कि ये अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की लड़ाई लड़ती हैं।
अगर आप बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक विकृत व्यक्तित्व बनकर रह जाते हैं। गटर छाप, ये सारे शब्द कंगना रनौत के हैं। जेन ज़ी को लेकर किए गए पोस्ट पर कंगना के तेवर कम नहीं हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? ये इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कंगना रनौत सांसद हैं, खुद भी महिला हैं। एक टाइम पर उन्हें युवाओं के लिए रोल मॉडल तक बताया जाता था। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। महिलाओं और जेन ज़ी पर दिए बयान पर सीजेपी ने कंगना रनौत को क्या नसीहत दी है वो भी आपको सुनना चाहिए। शब्दावली संभाल लेना चाहिए, नेताओं को अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेन ज़ी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। कंगना खुद को आउटस्पोकन कहती हैं, यानी वो मुखर है, लेकिन ज्यादा बोलने की इसी आदत के कारण कई बार वो विवादों में फंसी भी है। याद करिए कैसे किसान आंदोलन के दौरान कंगना के कई बयानों पर बवाल हुआ। उस वक्त भी सरकार का पक्ष लेने के चक्कर में कंगना ने ऐसे ऐसे किसान विरोधी बयान दिए थे कि बीजेपी को उनसे किनारा करना पड़ा था। कंगना रनौत ने कह दिया था कि आंदोलन कर रहे किसान नहीं आतंकवादी हैं। अगस्त 2024 में कहा था कि किसान आंदोलन बांग्लादेश जैसी स्थिति बना सकता है। लाशें लटकी थी, रेप हो रहे थे। आंदोलन को चीन और यूएस की साजिश बताया था। बीजेपी ने इन बयानों से दूरी बनाई थी और कंगना को चेतावनी भी दी थी। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें सावधानी बरतने और विवादित बयान न देने की हिदायत दी थी। लेकिन कंगना को तो नसीहत सुनने की आदत ही नहीं है और अब उनके बयानों में उनकी खींच भी दिखाई दे रही है। वो प्रदर्शन करने आई महिलाओं को बदसूरत बता रही हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। कंगना रनौत को जरा फ्लैशबैक में जाना चाहिए। अपना करियर, अपनी फिल्में, अपनी कंट्रोवर्सीज, फिल्मी दुनिया की कंट्रोवर्सीज भी याद रखनी चाहिए। जब उनके तमाम विवादित सीन जिसमें वो आपत्तिजनक कपड़े पहनते दिखाई देती हैं, किसिंग सीन करते हुए दिखाई देती हैं फिल्मों में, वो सब कर वो यहाँ पहुंची और उन पर भी उस दौरान खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। तब उनकी खूबसूरती की चर्चा नहीं हो रही थी, तब उनकी अदाकारी की चर्चा नहीं हो रही थी। जो कंगना आज रनौत कह रही हैं तब इसी बात की चर्चा होती थी कि आखिरकार कंगना करना क्या चाहती है और कहना क्या चाहती है। अब कंगना के बयानों को सुनकर विपक्ष को मौका मिला है। विपक्ष उनके मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर रहा है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। कंगना रनौत भी सांसद है, इमरान मसूद भी सांसद है और वारिस पठान है वो भी विधायक रहे। सीजेपी के मुद्दे पर सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन कंगना को न जाने किस बात की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। यही जल्दबाजी उन्होंने 2020 में किसान आंदोलन के दौरान भी दिखाई थी। कंगना ने एक बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर की तस्वीर शेयर की थी और उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस दादी बताते हुए दावा किया कि वे 100 रुपये में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। इस पर कई कानूनी मामले चले। महिला किसान ने मानहानि का केस किया। कंगना को कोर्ट जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। बाद में इसी बयान से नाराज सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ भी मारा था। वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। महिलाओं को लेकर कंगना का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पिछले महीने ही कंगना ने महिलाओं को लेकर एक और बयान दिया था। कंगना ने अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग के पेशे को मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन बता दिया था। इट इज़ द मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्क्ड एंड दे आर मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड। सरकार का पक्ष तो सभी मंत्री और सांसद रख रहे हैं।
सीजेपी के आंदोलन की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन कंगना ने जो कहा उसे तो सरकार की मुसीबत कम होने की बजाय आगे जाकर बढ़ भी सकती है। इससे पहले कंगना ने ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर ऐसा पोस्ट किया था कि जेपी नड्डा को वो पोस्ट डिलीट करवाना पड़ा था। आपको याद दिलाऊं, 2021 में कंगना का ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया था। तब ट्विटर की तरफ से इसकी वजह बताई गई थी एब्यूजिव बिहेवियर, यानी अपमानजनक व्यवहार के कारण उनका अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। कंगना तो पब्लिकली ऐसे बयान देती रही है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। कंगना की फिल्मी दुनिया की भी अपनी पर्सनल लाइफ की भी उनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के एक पब्लिक डोमेन में रहने वाले व्यक्ति को भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, उसने कंगना के इस बयान से एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। खैर, अब कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है। ऋषभ मिश्रा का पोस्ट सबसे पहले देखते हैं। देश भर में लीक हो रही परीक्षाओं के लिए संसद को कठोर कानून बनाना होगा, क्योंकि जब पूरे देश के चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो 25 लाख बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि परीक्षाएं हर साल होती हैं तो लीक होते रहेंगे क्या? जया दीक्षित जी का कहना है कि केवल कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर सख्ती से अमल होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह के नए अंक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।